बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। एक्टिविटी कोफिशिएंट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज हमारा टॉपिक है बेसिकली आयनिक स्ट्रेंथ। ये आयनिक स्ट्रेंथ जो है इसका क्या रोल है और इसका जो है वो क्या मतलब होता है, इसको आज हम डिस्कस करेंगे। ये एक्टिविटी कोफिशिएंट का कंसेप्ट हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, लेकिन ये थोड़ा सा बेसिक आपको दोबारा से समझना होगा कि आपको रिवाइज करने के लिए जस्ट। तो हमने पढ़ा था इफेक्टिव कंसंट्रेशन या अपीरेंट कंसंट्रेशन ऑफ एन आयन और इलेक्ट्रोलाइट इन अ सॉल्यूशन इज कॉल्ड एक्टिविटी। हमने कहा था कि जितनी आप मोलैलिटी का सॉल्यूशन बनाते हैं वो तमाम मोलैलिटी का जो सॉल्यूशन आपने बनाया है वो कंप्लीट आयनाइज होने के बावजूद वो सारे के सारे इलेक्ट्रिसिटी या कंडक्टेंस में पार्टिसिपेट करते हैं या नहीं करते, ये जरूरी नहीं है। तो जो अमाउंट कंडक्टेंस में पार्टिसिपेट करती है, रिएक्शन में जैसे कोई चीज पार्टिसिपेट करती थी उसको हमने क्या कहा था, एक्टिव मास। इस तरह यहाँ पे भी कंडक्टेंस में जो अमाउंट पार्टिसिपेट करेगी उसको हम कहेंगे एक्टिव कंसंट्रेशन या एक्टिविटी, जिसको हमने मोलैलिटी से रिलेट किया था कि एक्टिविटी इज इक्वल टू गैमा इनटू मोलैलिटी, या गैमा क्या था, एक्टिविटी कोफिशिएंट। इफेक्टिव कंसंट्रेशन या एक्टिविटी ऊपर आएगी, नीचे एक्चुअल कंसंट्रेशन आएगी। यानी फर्ज कर लें यहाँ पे एक्चुअल कंसंट्रेशन 0.1 मोलल है और इफेक्टिव कंसंट्रेशन भी 0.1 मोलल है, तो इसका मतलब है कि ये कैंसिल हो गया, आंसर 1 आ जाएगा, तो गैमा विल बी 1। इसका मतलब सॉल्यूशन आइडियली बिहेव कर रहा है। जितनी एक्चुअल कंसंट्रेशन थी, जितनी मोलैलिटी की, जो इफेक्टिव कंसंट्रेशन है या कंडक्टेंस में जो पार्टिसिपेशन है वो भी उतनी अमाउंट की हो रही है, जिसलिए इसको हम कहेंगे इसका गैमा 1 है, एक्टिविटी कोएफिशिएंट 1 है। अगर ये इफेक्टिव कंसंट्रेशन कम होगी तो ये एक्चुअल कंसंट्रेशन से फर्ज करो ये 1 मोलर है और ये 0.1 मोलर है, तो ये आंसर जो है गैमा लेस देन 1 आएगा। अगर ये जो है वो 1 मोलर और ये 0.1 मोलर है तो आंसर गैमा जो है लेस ग्रेटर देन 1 आएगा। तो ये डिपेंड करता है रिएक्शन आयंस की नौयत के ऊपर और कंसंट्रेशन के ऊपर। तो इसलिए ये हमने पहले डिस्कस कर लिया था। अब आज हमने डिस्कस करना है आयनिक स्ट्रेंथ का कंसेप्ट, जो कि किसने प्रेजेंट किया था, जीएन लेविस ने। और इसका मतलब क्या होता है, इट इज अ मेजर ऑफ इलेक्ट्रिकल एनवायरनमेंट इन द सॉल्यूशन। आपको पता है जब भी कोई इलेक्ट्रोलाइट पानी में जाके या किसी सॉल्वेंट के अंदर जाके डिसोसिएट होता है, या हम सपोज करते हैं वाटर में जाके डिसोसिएट होता है, सोडियम आयन है, क्लोराइड आयन है, डिसोसिएट हो जाता है, तो सोडियम आयन जब क्लोराइड से अलग होता है तो सोडियम आयन को एक नेगेटिव आयन का एटमॉस्फेयर सराउंड कर लेता है। जैसा कि आप देख सकते हैं पॉजिटिव आयन को नेगेटिव आयन ने सराउंड कर लिया है, नेगेटिव आयन को पॉजिटिव आयन ने सराउंड कर लिया है। ये जो पॉजिटिव आयन है इसको जो ऑपोजिट काउंटर नेगेटिव आयन सराउंड कर सकता है, या वाटर अगर है तो वाटर में ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव होता है, हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव, तो ये ऑक्सीजन भी इसको सराउंड कर सकता है। तो दोनों पॉसिबिलिटीज साइमल्टेनियसली एग्जिस्ट करती हैं कि पॉजिटिव आयन को वाटर का नेगेटिव सराउंड करेगा और साथ नेगेटिव आयन ऑपोजिट वो भी हो सकता है। इस तरह नेगेटिव आयन को वाटर का जो पॉजिटिव पोर्शन प्रोटॉन है, हाइड्रोजन पार्शियली पॉजिटिव चार्ज है, वो सराउंड करेगा और पॉजिटिव आयन भी सराउंड कर सकता है। तो यहां हमने इलेक्ट्रिकल एनवायरनमेंट की बात करनी है। इसी वजह से होता क्या है, हमने जो बात, इसकी इंपॉर्टेंस इसलिए ज्यादा है कि जब इस पॉजिटिव आयन को नेगेटिव आयन सराउंड कर लेंगे तो ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ, कैथोड की तरफ आसानी से मूव नहीं कर सकेगा, रेजिस्टेंस उसको ऑफर होगी दस्ते में, जिस वजह से क्या होगा, ये उतनी कंडक्टेंस शो नहीं कर पाएगा। इसका ईज ऑफ फ्लो, टेंडेंसी टू फ्लो को हम कंडक्टेंस कहते हैं, वो कम हो जाएगी। लेकिन इस केस में व्हेन देयर इज वेरी वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन, 0.001 मोलर सॉल्यूशन है सोडियम क्लोराइड का, तो इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव आयन एक दूसरे से बहुत ज्यादा दूर होंगे, क्योंकि तादाद बहुत, सॉल्यूट पार्टिकल्स की, सोडियम क्लोराइड आयन की तादाद बहुत ज्यादा कम है, कंसंट्रेशन ऑफ आयंस बहुत कम है। इसलिए इस केस में जो इलेक्ट्रिकल एनवायरनमेंट इसके सराउंडिंग में डेवलप होगा वो ज्यादातर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का होगा, सॉल्यूट पार्टिकल के ऑपोजिट आयन के होने के चांसेस यहां बहुत ज्यादा कम होंगे, जिस वजह से हम कहेंगे कि इस केस में व्हेन सॉल्यूशन इज वेरी वेरी डाइल्यूट, इलेक्ट्रिकल एनवायरनमेंट ना होने के बराबर है। उसके लिए हम कहेंगे जो इलेक्ट्रिकल एनवायरनमेंट ना होने के बराबर है, तो हम कह देंगे इसकी आयनिक स्ट्रेंथ जो है वो ऑलमोस्ट जीरो को अप्रोच करती है, जिसको हम म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। जब ये आयनिक स्ट्रेंथ जीरो को अप्रोच करेगी इसका मतलब है इलेक्ट्रिकल एनवायरनमेंट ना होने के बराबर है, जिससे कंडक्टेंस इतनी ज्यादा मुतासर या अफेक्ट नहीं होगी। दीज आयंस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन नॉर्मल बिहेवियर, और ये आइडियली बिहेव करेंगे, और इसकी गैमा जो होगा
एक्टिविटी कोफिशिएंट वो 1 रहेगा या उसकी एक्टिविटी में कोई चेंज नहीं आएगा, जो उसकी एक्चुअल कंसंट्रेशन होगी वो उसी तरह इफेक्टिव कंसंट्रेशन के तौर पे भी बिहेव करेगा। लेकिन अगर वो सॉल्यूशन कंसंट्रेटेड है, जैसे कि मैंने 1.5 मोलर ले लिया, कहाँ 0.001, फिर 0.01 आता है, फिर 0.1, फिर 1, फिर 1.5 मोलर, तो यहाँ सोल्यूट पार्टिकल की कंसंट्रेशन इतनी ज्यादा हो जाएगी कि पॉजिटिव आयन को ऑपोजिट नेगेटिव चार्ज सराउंड कर लेगा, इधर नेगेटिव को पॉजिटिव सराउंड कर लेगा बहुत ज्यादा तादाद में, जिस वजह से इस पॉजिटिव आयन के इर्द गिर्द इलेक्ट्रिकल एनवायरनमेंट, जिसको हमने बाद में आयनिक स्ट्रेंथ कहा, वो ज्यादा कंसंट्रेटेड होगी, उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, जिस वजह से ये पॉजिटिव आयन इस नेगेटिव आयन को अप्रोच आसानी से नहीं कर पाएगा, और ये इसकी निस्बत वेरी वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन की निस्बत ये पॉजिटिव आयन ज्यादा मुश्किल से इस इलेक्ट्रोड तक पहुंचेगा, जिससे इसकी एक्टिविटी कोफिशिएंट या एक्टिविटी कोफिशिएंट 1 से डिक्रीज हो जाएगा या ज्यादा डिक्रीज भी हो सकता है, और ये कंडक्टेंस भी डेफिनेटली डिक्रीज करेगा। जब एक्टिविटी कोफिशिएंट कम हो गया, इफेक्टिव कंसंट्रेशन कम होगी, तो यकीनन कंडक्टेंस भी कम हो जाएगी, तो इसका इलेक्ट्रिकल एनवायरनमेंट क्या हो गया ज्यादा, और इसका इलेक्ट्रिकल एनवायरनमेंट कम हो गया। अब आप देख सकते हैं जितना म्यू मतलब क्या कहा था मैंने, आयनिक स्ट्रेंथ, इलेक्ट्रिकल एनवायरनमेंट, जितना पॉजिटिव या नेगेटिव आयन के इर्द गिर्द आयनिक एनवायरनमेंट, इलेक्ट्रिकल एनवायरनमेंट, या ये इसको हम कह सकते हैं आयनिक एटमॉस्फेयर भी कह सकते हैं, जितना ज्यादा होगा, म्यू जब ज्यादा हम कहेंगे तो इसका मतलब आयनिक स्ट्रेंथ ज्यादा है या इलेक्ट्रिकल एनवायरनमेंट ज्यादा है, तो ये जितना ज्यादा होगा उतनी एक्टिविटी कम हो जाएगी, जो कि इफेक्टिवली पार्टिसिपेट करती है कंडक्टेंस में, जिस वजह से गैमा यानी कि एक्टिविटी कोफिशिएंट भी कम हो जाएगा। जितना म्यू कम होगा, जितना म्यू यहाँ पे कम है यानी ऑलमोस्ट 0 है, तो उस वक्त एक्टिविटी मैक्सिमम होगी या गैमा मैक्सिमम होगा या ज्यादा होगा। इससे क्या पता चला कि म्यू का गैमा के साथ क्या रिलेशन हुआ, इनवर्स, जैसे कि आप देख सकते हैं एक्स एक्सिस मैंने म्यू ले लिया है, आयनिक इलेक्ट्रिकल एनवायरनमेंट या आयनिक स्ट्रेंथ, और वाई एक्सिस पे हमने ले लिया गैमा। फर्ज कर ले यहाँ पे गैमा 1 है, जब वेरी वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन है, तब आयनिक एटमॉस्फेयर म्यू को मैंने क्या कहा है 0 है, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव आयन बहुत ज्यादा फार अवे हैं, जिस वजह से उनके इर्द गिर्द इलेक्ट्रिकल एनवायरनमेंट ना होने के बराबर है, उसकी स्ट्रेंथ ना होने के बराबर है, मैंने उसको म्यू 0 ले लिया है। अब जो ही आप कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन करते जाएंगे, आयनिक स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी, आयनिक स्ट्रेंथ बढ़ने से गैमा एक्टिविटी कोफिशिएंट कम होना शुरू हो जाएगा। तो ये फर्स्ट जो ग्राफ की लाइन आपको नजर आ रही है, ये वाली, ये जो फर्स्ट ग्राफ कम होता हुआ नजर आ रहा है, ये फर्ज कर ले सोडियम आयन के इलेक्ट्रोलाइट के लिए है, क्लोराइड आयन सोडियम क्लोराइड जैसे आयनिक कंपाउंड के लिए है, जबकि मैग्नीशियम आयन है, फर्ज करें तो मैग्नीशियम आयन के ऊपर चार्ज ज्यादा हो गया, चार्ज +2 हो गया, तो इसके इर्द गिर्द आयनिक एटमॉस्फेयर ज्यादा स्ट्रेंथन होगा, जिस वजह से आयनिक एटमॉस्फेयर जब इसका ज्यादा, इसकी डायपोल जो आयनिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, जिससे इसका गैमा और ज्यादा कम हो जाएगा, इससे इसका ग्राफ थोड़ा नीचे हो जाएगा। सेम इसलिए अगर एल्यूमिनियम है, तो एल्यूमिनियम जो अगर आयन सोल्यूशन में है, तो एल्यूमिनियम का चार्ज +3 है, वैलेंसी +3 है, इसका मतलब जितनी ज्यादा वैलेंसी होगी वो उतना ही ऑपोजिट नेगेटिव चार्जेस को अपनी तरफ ज्यादा इफेक्टिवली अट्रैक्ट करेगी, क्योंकि इसकी चार्ज डेंसिटी भी ज्यादा होगी। तो ये जब ऑपोजिट नेगेटिव चार्ज को ज्यादा अट्रैक्ट करेगी, इसका म्यू ज्यादा यानी कि आयनिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, और इसकी जितने आयनिक स्ट्रेंथ ज्यादा उतना गैमा उसका सबसे कम होगा। तो ये ग्राफिकली भी थोड़ा सा ये रफ ग्राफ बनाया है सिर्फ आपको समझाने के लिए कि अगर ये भी एक आयन है, ये भी एक आयन है, ये भी एक आयन, कंसंट्रेशन तीनों की सेम है, सपोज नंबर ऑफ आयंस की तादाद के हवाले से, ये भी 0.1 है, ये भी 0.1, ये भी 0.1, लेकिन इसके 0.1 में गैमा ज्यादा कम नहीं होगा, इसमें गैमा 0.1 में गैमा ज्यादा कम होगा, क्योंकि इसकी आयनिक स्ट्रेंथ ज्यादा डेवलप होगी +2 चार्ज की वजह से, और इस केस में आयनिक स्ट्रेंथ और ज्यादा डेवलप होगी +3 चार्ज की वजह से। जब +3 की आयनिक स्ट्रेंथ और ज्यादा डेवलप होती जाएगी, तो उसका जो कोफिशिएंट, एक्टिविटी कोफिशिएंट है और ज्यादा कम होगा। इससे आप देख सकते हैं, इससे हमें पता चला, इस पॉइंट से हमें क्या पता चला, जब कंसंट्रेशन कम थी तो म्यू कम था, जब कंसंट्रेशन ज्यादा की तो म्यू ज्यादा हो गया। तो म्यू का कंसंट्रेशन या मोलैलिटी के साथ क्या रिलेशन हुआ, डायरेक्ट रिलेशन हुआ। कंसंट्रेशन ऑफ आई मतलब आई पॉजिटिव आयन, नेगेटिव आयन कोई भी हो सकता है, ith कंसंट्रेशन या मोलैलिटी ऑफ ith आयन, तो जितनी कंसंट्रेशन ज्यादा उतनी डायपोल जो आयनिक स्ट्रेंथ ज्यादा,
जितनी मोलैलिटी ज्यादा उतनी आयनिक स्ट्रेंथ भी ज्यादा। दूसरी बात किस पे डिपेंड कर रहा है, +1 +2 +3 वैलेंसी पे डिपेंड कर रहा है। तो आयनिक स्ट्रेंथ is also directly proportional to Zi, यानी कि वैलेंसी ऑफ द कंसर्न या रिस्पेक्टिव या कोरिस्पोंडिंग आयन। पॉजिटिव आयन है तो उसकी वैलेंसी +2 है तो +3 जो भी है, तो उस आयन की वैलेंसी के साथ भी इसका डायरेक्ट रिलेशन है। दोनों इससे पता चला, अगर आपसे पूछा जाए एल्यूमिनियम +3 मैग्नीशियम +2 या सोडियम +1, अगर तीनों एक एक ही आयन हो तो आयनिक स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा होगी, तो याद रखें म्यू डिक्रीजेस अलोंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, इसकी सबसे ज्यादा कम आयनिक स्ट्रेंथ होगी, इसकी आयनिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा, इसकी आयनिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा और इसका गैमा सबसे कम होगा। ये आपने ऑब्जेक्टिव के लिए या कंसेप्ट के लिए याद रख लेना। अब ये तो हमने सिर्फ उसका कंसेप्ट डिस्कस कर लिया है, अब इसकी प्रॉपर डेफिनेशन या मैथमेटिकल स्टेप क्या है। डेफिनेशन क्या है, हाफ द सम ऑफ द टर्म्स obtained by multiplying molality। सो पॉइंट समझना जरा, हाफ द सम, हाफ द सम ले लेना किसका, obtained by multiplying molality, मोलैलिटी को मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, molality of each ion species present in the solution by the square of its valence। क्या मतलब, कहता है जो आयनिक स्ट्रेंथ है वो हाफ होती है, हाफ होती है किसका, सम किसका लेना है, कंसंट्रेशन या मोलैलिटी ऑफ, तो किसका होती है, सम ऑफ मोलैलिटी ऑफ इंडिविजुअल आयन और उसकी जो भी वैलेंसी है उसका स्केयर लेना है। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये हाफ आ गया, m पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन और Zi उसकी वैलेंसी ऑफ पॉजिटिव आयन प्लस नेगेटिव आयन की मोलैलिटी और नेगेटिव आयन की वैलेंसी का स्केयर। इस अगर हमारे पास सॉल्यूशन में तीन किस्म के आयन है 1 2 3, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, m1 मोलैलिटी ऑफ आयन नंबर 1 उसकी वैलेंसी का स्केयर, मोलैलिटी ऑफ आयन 2 उसकी वैलेंसी का स्केयर, मोलैलिटी ऑफ आयन 3 उसकी वैलेंसी का स्केयर प्लस सो ऑन। तो ये सिंपल फार्मूला है, आपने क्या करना है, हाफ द सम ऑफ मोलैलिटी ऑफ ईच आयनिक स्पीशीज प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन बाय द स्केयर ऑफ इट्स वैलेंसी, जो उसकी वैलेंसी है उसका स्केयर से मल्टीप्लाई कर देना है। ये फार्मूला कहाँ से है ये नहीं, इस पर गौर नहीं करना है, ये सिर्फ याद करना है, आपने कंसेप्ट समझना है। इससे रिलेटेड जो ऑब्जेक्टिव आएगी या शॉर्ट क्वेश्चन आएगा वो कहेगा आयनिक स्ट्रेंथ फाइंड करें फॉर 0.1 मोलर NaCl। जब NaCl डिसोसिएट होता है तो आपको पता है सोडियम आयन भी एक बनता है, क्लोराइड भी एक बनता है, तो जब 1 इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट होता है तो उसमें पॉजिटिव आयन की मोलैलिटी भी वही होती है और क्लोराइड आयन की मोलैलिटी भी वही होगी। तो इसका मतलब पॉजिटिव आयन नेगेटिव आयन की मोलैलिटी इज द सेम एज दैट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, और Z पॉजिटिव Z नेगेटिव का जो वैलेंसी है वो भी 1 है, एक की पॉजिटिव 1 एक की नेगेटिव 1, मैग्नीट्यूड सेम है। तो म्यू किसके बराबर रहेगा, 1/2 मोलैलिटी ऑफ पॉजिटिव आयन 0.1 उसकी वैलेंसी +1 का स्केयर प्लस 0.1 इसकी भी वैलेंसी इसकी -1 का स्केयर, तो इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर 0.1 आ जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे 0.1 मोलर ऑफ कैल्शियम क्लोराइड होता तो इस केस में 1:2 रेशो का साल्ट है, तो इसलिए जो वैलेंसी का साल्ट है तो इसलिए कैल्शियम का तो आयन 1 बनेगा, तो जो इलेक्ट्रोलाइट की मोलैलिटी अगर 0.1 है तो कैल्शियम की भी 0.1 होगी। क्लोराइड आपको पता है 2 क्लोराइड्स बनेंगे, जब 2 क्लोराइड्स बनेंगे तो उस केस में क्या होगा, उसकी जो मोलैलिटी अगर इलेक्ट्रोलाइट की 0.1 है तो क्लोराइड की 0.1 × 2 0.2 हो जाएगी मोलैलिटी। इससे आपने याद रखना है कि जब आयंस डिफरेंट सॉल्यूशन में प्रोड्यूस होंगे तो उस केस से उसकी मोलैलिटी चेंज हो जाएगी, जो इलेक्ट्रोलाइट की है वो नहीं होगी बल्कि 2 टाइम्स 3 टाइम्स या जो भी होगी, ये डिपेंड करेगा कि वो आयंस किस तरह, जैसे एल्यूमिनियम सल्फेट है तो एल्यूमिनियम +3 आयन प्रोड्यूस करेगा सल्फेट, और एल्यूमिनियम के 2 आयंस बनेंगे, तो जब एल्यूमिनियम के 2 आयंस बनेंगे तो जो इलेक्ट्रोलाइट एल्यूमिनियम सल्फेट की होगी एल्यूमिनियम की उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, जबकि सल्फेट का 1 आयन बनेगा उसकी मोलैलिटी वही होगी जो एल्यूमिनियम सल्फेट की है। जो मोलैलिटी है वो यहाँ पुट करनी है, एल्यूमिनियम के चार्ज +3 है तो बल्कि एल्यूमिनियम जब सल्फेट बनाएंगे तो सल्फेट के साथ 3 आएगा, Al2SO4 थ्राइस होगा, तो क्या होगा सल्फेट के 3 बनेंगे, तो जब 3 बनेंगे तो उसकी मोलैलिटी 0.1 × 3 आएगी, 0.3 आएगी। ठीक, याद रखिए ये बात मैंने ये गलती से पहले बता दी है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे 0.2 और यहाँ क्या लिखेंगे +3 का स्केयर, और यहाँ लिखेंगे आप 0.3 और यहाँ 0.3 और यहाँ -2 का स्केयर, क्योंकि सल्फेट की वैलेंसी -2 होती है। तो फिर इसको सॉल्व कर लेंगे, ये बुक में एग्जांपल दी हुई हैं, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप इसमें पूछ सकते हैं, इसकी मजीद प्रैक्टिस करनी है आपने, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो पूरे टॉपिक में हमने क्या देखा कि जो है आयनिक स्ट्रेंथ
एक्चुअली क्या है, पॉजिटिव या नेगेटिव आयन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में जो मौजूद है उसके सराउंडिंग में जो भी पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज गैदरिंग है, स्फीयर ऑफ आयनिक एटमॉस्फेयर है, उसको इलेक्ट्रिकल एनवायरनमेंट कहते हैं। और उसको टिपिकली जो टर्म हम इस्तेमाल करते हैं वो है आयनिक स्ट्रेंथ। जितना ज्यादा आयनिक स्ट्रेंथ होगा, जितनी ज्यादा आयनिक स्ट्रेंथ होगी, पॉजिटिव आयन उतना ही मुश्किल से ऑपोजिट इलेक्ट्रोड्स की तरफ जा सकेगा, नेगेटिव की तरफ। तो उसकी एक्टिविटी भी कम, गैमा भी कम और कंडक्टेंस भी कम होगी। और जितना सॉल्यूशन डाइल्यूट होगा उतना ही पॉजिटिव नेगेटिव आयन दूर होंगे, उसके इर्द गिर्द एनवायरनमेंट, इलेक्ट्रिकल एनवायरनमेंट कम होगा, उसकी आयनिक स्ट्रेंथ कम होगी और वो आसानी से अपने ऑपोजिट इलेक्ट्रोड्स की तरफ मूव कर पाएंगे और उनकी आइडियलिटी होगी सॉल्यूशन में और उनका एक्टिविटी कोएफिशिएंट 1 होगा और वो कंडक्टेंस भी नॉर्मली बिहेव करेंगे। जबकि कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में आयनिक एनवायरनमेंट ज्यादा, इलेक्ट्रिकल एनवायरनमेंट ज्यादा, आयनिक स्ट्रेंथ ज्यादा, उससे गैमा कम हो जाएगा। तो इस वजह से कंडक्टेंस भी अफेक्ट होगी। ये सारा कंसेप्ट हमने आज में डिस्कस किया है। ये फॉर्मूला सिर्फ प्रैक्टिस के लिए है जो कि एग्जांपल्स और एमसीक्यूज वगैरह में आ सकता है। तो दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज।